हाँ, तो हमने मेनली ये देखा था कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, ठीक है, तो मेनली क्या था कि आफ्टर 1857, ठीक है, तो मेनली वो हमारा ट्रेडिशनल वॉर था। ठीक, तो मेनली क्या होता है विद द टाइम लोगों को ये लगता है कि भैया अगर हमको कुछ बेनिफिट पाना है तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है कि आर्मी लेके चलो लड़ने के लिए, तो वैसा काम आने वाला है नहीं हमारा। ठीक है, तो हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या कि उनको ये पता था कि भैया हम ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली नहीं लड़ सकते। ठीक है, इसीलिए उन्होंने दूसरा जुगाड़ निकाला। जुगाड़ ये निकाला कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो उनको बेनिफिट मिल रहा था उसी टूल्स का यूज करके उन्होंने अपने लिए बेनिफिट का डिमांड किया या फिर बेनिफिट का जुगाड़ किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल ब्रिटिश ने अपने लिए ग्रीवेंसेस को रीएड्रेस करने के लिए दिया था कि एग्जांपल आप एप्लीकेशन दो, ये सब दो। ठीक है, ये सब चीज तो क्या होता है ब्रिटिश से बेनिफिट पाने के लिए बहुत सारा फिर ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो कि अपना जो डिमांड्स वगैरह है ब्रिटिश के सामने रख पाए। ठीक है, और कुछ रिलीफ ले पाए। तो हमने कल देखा था ऑलरेडी ये सब चीज। बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं। ठीक, छोटे छोटे लेवल पे, रीजनल लेवल पे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर विद द टाइम क्या होता है इनको ये लगता है कि भैया हम लोग अगर छोटे रहेंगे तो हमारा बात कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए वो सब बाद में क्या करते हैं आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, जिसको आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि मेनली 19th सेंचुरी का हमारा जो 19th सेंचुरी होता है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट हाफ में क्या होता है, फर्स्ट हाफ में जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है मेरा, उसका जो लीडरशिप होता है किनके हाथ में होता है, वेल्दी क्लास के हाथ में होता है, या फिर एरिस्टोक्रेट के हाथ में होता है। ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो जमींदार का जो इंटरेस्ट वगैरह है उनको प्रमोट करना। ठीक है, थोड़ा मोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना। ठीक, और थोड़ा मोड़ा एडुकेशन को स्प्रेड करवाना। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो लिमिटेशन होता है वो शहर तक ही लिमिटेड रहता है। ठीक, लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी होता है उसमें क्या होता है कि क्योंकि ब्रिटिश एडुकेशन अब फैल चुका है, तो फिर कुछ लोगों ने ब्रिटिश एडुकेशन जब उनको मिला, ठीक ना, तो उन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को देखा कि भैया यूरोप में जाकर उन्होंने पढ़ाई लिखा किया तो वहां देखा करे यहाँ का सोसाइटी इतना ओपन है, यहाँ का सोसाइटी इतना डेवलप्ड है, यहाँ पे इतना लिबरल है, ओपन माइंडेड है। तो उनको ये लगा कि भैया फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है वही कंट्री का गवर्नमेंट हमारे यहाँ भी रूल कर रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसा चीज क्यों नहीं है। ठीक है, तो फिर वो जब इंडिया में आया तो फिर उन्होंने भी उस चीज का डिमांड किया। ठीक, क्लियर है। तो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है उनका लीडरशिप किसके हाथ में होता है, मिडिल क्लास, मिडिल एडुकेटेड इंडियंस के हाथ में होता है। ठीक है, मिडिल क्लास के जो इंडियंस होते हैं, जो खासकर एडुकेटेड इंडियंस क्लास, ठीक ना, जो वेस्टर्न एडुकेशन के थ्रू जिनको वेस्टर्न एडुकेशन मिला। ठीक, फिर उन्होंने बाद में और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना के फिर यहाँ पे सोशल हमारा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे आवाज उठाना स्टार्ट किया। ये सब चीज हमने कल देखा था। ठीक है, तो ये बोला था कि फॉर 1857 का जो रिवॉल्ट फेल हुआ तो उनको समझ में आ चुका था भैया ट्रेडिशनल अप्रोच काम होने वाला है नहीं, तो कुछ जुगाड़ फिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने क्या क्या देखा था कि हमारा बंगाल के अंदर कौन कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। ठीक है, ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म। क्या क्या इनका रिफॉर्म तो हमने वो देखा था। ठीक है, उसके बाद एक आया था बंग प्रशिक्षा सभा आया था हमारा। ठीक, राजा राम मोहन ने स्टार्ट किया था। फिर जमींदारी एसोसिएशन आया था, इसका मेन इसको स्टैब्लिश किया था द्वारकानाथ टैगोर ने, प्रसन्ना कुमार टैगोर और राधाकांत देव। इनका मेनली काम क्या था, जमींदारों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज उठाना। ठीक है, फिर एक हमारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना था, कहाँ पे, विलियम एडम्स भैया इंडिया में घूमने आए थे। ठीक है, वो राजा राम मोहन राय से मिले, अच्छे से दोस्ती हुआ दोनों के बीच में। फिर उनको ये लगा कि नहीं इंडिया के अंदर बहुत सारा इश्यूज है, प्रॉब्लम है। फिर वो भैया जब वापस इंग्लैंड गए तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक ग्रुप बनाया ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से, और इंडिया के अंदर जो कंडीशन था उसको रिफॉर्म लाने के लिए वहां पर उन्होंने आवाज उठाया। ठीक है, फिर क्या होता है विद द टाइम दोनों मर्ज हो जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी और ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी अब मिलकर बन जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, क्या डिमांड होता है, हमने वो देखा। ठीक है, तो फिर क्या होता है इनका डिमांड होता है, कुछ डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेता है। ठीक, उसके बाद एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा बनता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज करते बनाते कहाँ पे, इंग्लैंड में, बाद में इंडिया में आकर कुछ उसका ब्रांचेस ओपन करते हैं। ठीक है, फिर इंडिया लीग बनता है हमारा, जो कि शिशिर कुमार घोष बनाते हैं। ठीक है, ये अमृता बाजार पत्रिका भी इन्होंने निकाला था, जो कि बंगाली में था लेकिन बाद में वो इंग्लिश में हो जाता है। क्यों होता है, हमने कल रीजन डिस्कस किया था, जिससे वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के प्रोविजन से बच सके। ठीक, इसलिए वो रातों रात क्या होता है इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता है अपने न्यूज़पेपर को। फिर हमने देखा था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था और आनंद मोहन बोस ने बनाया था। ठीक है, तो मेनली इसका हमने ये देखा था, मेनली क्या होता है कि ये इंडियन लीग जो होता है इसको, इंडियन लीग को इंडियन नेशनल एसोसिएशन रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसका फाउंडर होता है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, और ये जो एसोसिएशन होता है कांग्रेस के पहले मतलब कांग्रेस के पहले सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो यही था, जिसका कि लगभग इंडिया के ज्यादातर पार्ट में इसका ब्रांचेस था। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन,
बाद में ये भी जाके कांग्रेस में मर्ज हो जाता है। तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट उठाया था, क्या क्या डिमांड किया था, वो कल हम लोगों ने अच्छे से देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि बॉम्बे के अंदर कौन कौन सा पॉलिटिकल एसोसिएशन हमारा बना था, तो बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन बना था, ठीक है, जिसको शंकर सेठ साहब ने बनाया था, जगन्नाथ। फिर पूना सार्वजनिक सभा बनता है हमारा, जिसको महादेव गोविंद रानडे बनाते और जीवी जोशी बनाते। फिर हमारा बनता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक, जिसको बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलंग जी बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था मद्रास के अंदर क्या क्या हमारा पॉलिटिक्स था, ठीक। फिर मद्रास के अंदर क्या क्या हमारा पॉलिटिकल एसोसिएशन बना था, हमने वो देखा था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन मद्रास था। उसके बाद मद्रास महाजन सभा बना था, जिसको सुब्रमण्यम अय्यर ने बनाया था और पी आंध्रा चालू ने बनाया था, ठीक है। उसके हम ये देखते हैं कि ठीक है, ये सब तो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन बना था, लेकिन अब बात ये होता है कि छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन तो बना था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि भैया हमको मिलकर, ठीक है, मिलकर मर्ज होके एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को बनाना है। ऐसा क्या चीज था, ऐसा क्या फाउंडेशन था। दूसरा बात ये रहा कि लोगों के साथ ऐसा क्या चीज हुआ कि लोगों को ऐसा नीड फील हुआ, कि लोगों को मतलब होता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मेनली लोगों को ऐसा क्या जरूरत पड़ा, या फिर लोगों के अंदर ऐसा अवेयरनेस कहाँ से आया, वो कौन कौन सा रीजन था जिसके कारण लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आया, या फिर वो मतलब तलब आया कि भैया हमको नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एक चाहिए, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, एज द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर एम्पावर ओवर इंडिया, ठीक, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस अमंग द पीपल। तो सोसाइटी का हर ग्रुप उससे नाखुश था, ठीक। इट वॉज बेस्ड ऑन द परसेप्शन दैट द न्यू रूलर्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक हार्डशिप। तो उनको ये लगता था कि भैया चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे मर्चेंट्स हो, चाहे फार्मर्स हो, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सबको लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उस सब का जड़ कौन है, ब्रिटिशर्स है, ठीक है। द लोअर स्टार्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक हायरार्की एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन बाय द अपराइजिंग। हमने क्या देखा था कि जो हायर क्लास होता है, जो लोअर क्लास होता है, उसने अपना जो डिससेटिस्फैक्शन होता है उसने टाइम टू टाइम रिवॉल्ट करके अपना डिससेटिस्फैक्शन शो किया था, ठीक है। हमने देखा था क्या, हो रिवॉल्ट हुआ था हमारा, मुंडा रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। फिर हमने देखा था डेक्कन राइट्स हुआ था हमारा, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, हमने वो देखा था, ठीक। अब मेनली क्या था, इनको तो ये लगता था ना स्टार्टिंग में कि भैया हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हमारा कर रहा है, कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, विद द टाइम उनको भी समझ में आ जाता है कि भैया जमींदार तो सिर्फ सिस्टम का पार्ट है, रियल में जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक ना। ब्रिटिश सिस्टम ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली जमींदार के थ्रू हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो they were often directed against the immediate exploiters, zamindars, and the tax collectors. But broadly speaking, these were against the British system. The intensity of discontent against foreign rule become visible through the revolt of 1857 के रिवॉल्ट से इनका जो गुस्सा रहता है, डिससैटिस्फैक्शन रहता है, वो क्लियरली शो होता है। The failure of 1857 revolt reflected the inadequacy of the traditional method of protest, ठीक। तो मैंने बताया कि 1857 का जो रिवॉल्ट होता है वो क्लियरली शो करता है भैया वो जो पुराना तरीका होता है ना कि किसी के साथ आपको झगड़ा करना है तो पूरा आर्मी मोहल्ले के गुंडों को बुला के आप ले चले कि उठाओ लाठी वाठी जाके लड़ते हैं, तो वो काम यहाँ चलने वाला है नहीं, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने कल ही बताया था कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक मौका चाहिए आपकी तरफ से। अगर आज चाहे उस टाइम का गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक ना, जो लास्ट में जो पहले वाला गवर्नमेंट है या जो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आएगा वो भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को खाली मौका चाहिए। आप जब तक पीसफुल हो, गवर्नमेंट का हाथ बंधा होता है, वो सोचेगा, ठीक है, वो नहीं कर सकता है, मतलब एक टाइम वायलेंस का या आर्मी का यूज या पुलिस का यूज, ठीक है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है कि भैया मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, मेरा क्रिटिसिज्म होगा, ठीक, लोगों के बीच में गलत परसेप्शन जाएगा। लेकिन आपके साइड से थोड़ा सा भी वायलेंस हुआ ना, ठीक है, तो फिर पूरा पुलिस पूरा आर्मी गवर्नमेंट उतार के अच्छे से सप्रेस कर देगा, ठीक। यही रीजन था कि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को हथियार बनाया था, बिकॉज उनको ये पता था कि भैया थोड़ा सा भी अगर वायलेंस हुआ ना, थोड़ा सा भी हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहाना मिल जाएगा पूरा आर्मी को पूरा पुलिस को उतार के सप्रेस करने का, ठीक है। तो जो वो नहीं देना चाहते थे, क्लियर। तो इसलिए नॉन वायलेंस ऐसा कोई वीक नहीं था, बहुत ही सोचा समझा वो चीज था, बिकॉज अगर थोड़ा सा वायलेंस इस साइड से होता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सक्यूज मिल जाता और वो पूरा अच्छे से कर लेता, ठीक है। जैसे हमारा पढ़ेंगे जब आगे चल के, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमारा हुआ था, सॉरी क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, उसमें थोड़ा सा लास्ट में वायलेंस होता है, तो ब्रिटिश को मौका मिल जाता है, पूरा आर्मी आर्मी उतार के पूरा ओपन फायरिंग करवा देता है वो, ठीक है। हाँ, तो द फेलियर ऑफ 18 ये बता, हाँ, इट आल्सो शोड दैट द ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स क्लास, 1857 का रिवॉल्ट था उसने ये एक चीज और क्लियर कर दिया था, जो पुराने मेथड्स और पुराने जो लीडरशिप था उससे काम नहीं चलने वाला, हमको एक न्यू लीडरशिप चाहिए जो कि ब्रिटिश सिस्टम को समझे और उस सिस्टम को समझ के उस सिस्टम के साथ लड़े, ठीक है, और लोगों का ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर लिविंग को इंप्रूव करने के लिए काम करे।
उस सिस्टम के अंदर रहते हुए, बिकॉज सिस्टम के बाहर वो जा नहीं सकता। अगर सिस्टम के बाहर वो जाएगा तो फिर ब्रिटिश को मौका मिल जाएगा कि भैया इसको खत्म करो। हाँ, इनिशियली दिस ग्रुप अडॉप्टेड अ वेरी पॉजिटिव। मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में इन लोगों को लगा कि ब्रिटिश जो है वो वर्ल्ड का सबसे एडवांस कंट्री, सबसे डेवलप कंट्री है, अगर वो हमारे पर रूल कर रहा है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, तो अगर जो सबसे डेवलप कंट्री हमारे पर रूल कर रहा है तो वो हो सकता है कि कल को हमारे कंट्री को डेवलप बनाएगा, ठीक है। तो उन लोग का जो अप्रोच था, जो ट्रस्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था कि भैया ये जो है ये इंडिया का भला करना चाहते हैं, बट इनको इंडिया की सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग वो लोग मेनली क्या करते थे कि जो ग्राउंड रिपोर्ट हुआ, रियलिटीज हुआ, उनको बताते थे कि भैया ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा ये चीज करो, ठीक है। तो मेनली उनको ट्रस्ट था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप्ड कंट्री एक तो हमारे कंट्री पर रूल कर रहा है तो हमारे कंट्री को डेवलप बनाएगा, जिससे कि हमारे लोगों का फायदा होगा। लेकिन ये जो ट्रस्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ये कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव अप्रोच होता है ब्रिटिश के साथ कॉपरेट करने का, ये कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद भंग हो जाता है या फिर टूट जाता है। तो उनको भी रियल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल समझ में आ जाता है, ठीक है। They earlier believed that since India had come under the rule of the most advanced country in the world, she would be highly benefited with such condition. ठीक, उनको ऐसा लगता है India would be turned into a major industrial power with its available natural and human resources. ठीक, it was also familiar with European liberal ideas of the period, and at the same time, it had the sense of pride in the country's glorious past. उनको अपना कंट्री का ग्लोरियस पास्ट में भी बहुत ज्यादा मतलब प्राउड फील था, और प्लस वो लोग ये उनका ये मानना था ना कि हाँ पास्ट में हमारा कंट्री बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब ग्लोरियस था, लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन उसका खराब है। इसीलिए देखो पास्ट में बहुत अच्छा था हमारा, ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो अभी खराब है, ठीक। अब प्रेजेंट सिचुएशन को आपको ठीक करना है तो आप ये नहीं बोल सकते कि पास्ट में हमारा ऐसा था वैसा था ऐसा था वैसा था, क्योंकि अल्टीमेटली पास्ट कैसा भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट ठीक करना है तो सिंपल सा बात है, प्रेजेंट तभी ठीक हो पाएगा जब आप ब्रिटिश के साथ कॉपरेट करोगे, ब्रिटिश के साथ मतलब एक टाइप से वो करोगे, ठीक है, लड़के नहीं होने वाला है। बिकॉज अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट जाके आप सोसाइटी के अंदर या फिर कुछ बेनिफिट नहीं ले सकते लोगों के लिए, ठीक है। तो मेनली उनका वही मानना था कि हाँ हमारा पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, ग्लोरियस था, लेकिन हमको प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचना है, इसीलिए हमको ब्रिटिश आइडियल्स का फॉलो करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करके अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री का सुधारना है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि वो लोग हमारे पास के केस में, जैसे एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू का एग्जांपल लिया जाए, ठीक है। तो मेनली क्या है ये इसको हम लोग सिंपल समझते क्या कि वेस्टर्न आइडियाज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था उन्होंने, ठीक है। इनको आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज अपने टाइम इन्होंने चाहे डैम्स हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, चाहे आईआईटी हो गया, चाहे आईआईएम हो गया, ठीक है, उसके बाद जो एम्स हो गया, उसके बाद क्या नाम है डीआरडीओ हो गया, उसके बाद अभी इसरो देख रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं फाउंडेशन इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडर्निटी के ऊपर इनका फोकस था, इन्होंने इंडियंस के ऊपर ही पढ़ा हुआ था, इनको भी था, इसलिए इन्होंने बुक भी लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखा था। उसके अंदर इंडियन कल्चर, इंडियन पास्ट का ग्लोरियस कैसा था उसके बारे में इन्होंने क्लियरली लिखा है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल इस बात को समझने के लिए कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे उस टाइम में, ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलीफ पाना कोशिश कर रहे थे, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेस्टर्न में मतलब बह गए थे, वेस्टर्न धारा में ही बह गए थे, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन में बह गए थे और इंडियंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ऐसा नहीं था। इंडियंस को भी वो लोग कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ बैठ के ये नहीं गुणगान कर रहे थे कि मेरे भारत ने जीरो दिया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तो बैठ के इसलिए बैठ के कि हाँ वो लोग नहीं कहा रहे थे, ठीक है। वो अब आगे क्या किया जाए उसके पर ध्यान दे रहे थे। पास्ट कैसा भी था क्या फर्क पड़ता भाई, अभी इंसान को रोटी नहीं मिल रहा है, आप उसको ये बोलो कि भारत एक टाइम में सोने की चिड़िया था, तो वो बंदा क्या करे, उसको तो रोटी चाहिए ना अभी, तो ठीक है, उसको एडुकेशन चाहिए अभी, ठीक। हाँ, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट वेर लेड बाय द इमर्जिंग ग्रुप ऑफ द मॉडर्न एडुकेटेड क्लास, ठीक। इन्होंने अल्टीमेटली इंडियन नेशनल मूवमेंट का फाउंडेशन रखा। चाहे देखो आगे चल के चाहे वो आपका मॉडरेट हो, चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे आपका स्वदेशी मूवमेंट वाला हो, चाहे वो आपका मान लिया जाए कि क्या कहते हैं ये कि हिंदू महासभा वाले हो, चाहे मुस्लिम लीग वाले हो, चाहे आरएसएस वाले हो, ठीक है, जो भी हो, उनके जो भी लीडर आप बड़े बड़े मान लिया जाए, इधर से मान लो सावरकर मान लिया जाए, इधर से मान लो जिन्ना मान लिया जाए, ठीक है, इधर से लाजपत राय मान लिया जाए, ठीक है, इधर से मान लिया जाए, वो सब के सब जो प्रोडक्ट थे वो किसके प्रोडक्ट थे, मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम के, ब्रिटिश मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम के वो प्रोडक्ट थे, ठीक है। क्लियर है? भले ही रास्ता सबका अलग अलग था, लेकिन अल्टीमेटली सबका जो रास्ता निकला था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो सब वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन का ही प्रोडक्ट थे, ठीक है। क्लियर है ये चीज यहाँ तक?
फिर हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश एजुकेशन पाने के बाद क्या होता है, मेनली एक न्यू क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस का इमर्जेंस होता है, जो कि पहले नहीं था। इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यू सोशल क्लासेस, जिसके अंदर मिडिल क्लास हो गया, बिजनेस कम्युनिटी हो गया, ये सब आता है मेरा, ठीक है। तो these groups had taken a leading role in the developing a sense of patriotism among the people, ठीक। क्योंकि भैया इन्होंने पढ़ा लिखा है तो इनको ये पता है। अब ये लोग क्या कि इन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर वेस्टर्न कंट्री में जाके एजुकेशन पाया, ठीक है। तो इनको ये पता है डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक, इक्वलिटी क्या होता है, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, क्योंकि हमारे कंट्री में बी फ्रैंक ये सब नहीं था, ठीक है। था भी तो ओरली हो सकता है, बट रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं था, कोई मॉडल नहीं था हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी था नहीं उस टाइम में। सिंपल सी बात है, राजा का मन हुआ तो भैया चोरी के लिए एक बार किसी को फांसी भी दे दिया, ठीक है। और अगर मन अगर अच्छा है उसका तो माफ भी कर दिया, ठीक है, छोटा गलती बोल के। तो वो कोई डेमोक्रेसी नहीं था। दूसरा बात, राजा लोग को जो लोग राजा थे उनको लोग अपॉइंट नहीं करते थे, वो मेनली मतलब हायरार्किकल सिस्टम था हमारा, ठीक है, हेरिडिटी के थ्रू होता था हमारा। इक्वालिटी था नहीं, बिकॉज 4 वर्ना सिस्टम, रोड पे चलने का भी कुछ लोगों को आजादी नहीं, ठीक है। ना तो मतलब एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का आजादी था, ठीक है, लोअर कास्ट को। ना तो मतलब एक पब्लिक प्लेस में जाने का आजादी था, तो इक्वालिटी था नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर रूल ऑफ लॉ भी नहीं था, जो मैंने बताया, ठीक। तो ये सब चीज इंडिया में एब्सेंट था। तो नेचुरल सा बात है, कोई इंडियन से, चाहे वो हाई कास्ट का लोअर कास्ट का, ठीक, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे हमारे B.R. अम्बेडकर साहब हो, ठीक है, चाहे महात्मा गांधी हो, जब वहाँ जाएंगे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे क्या कि भैया यहाँ पर ये सब है, ये सब चीज यहाँ पर, तो कितना पीसफुल माहौल है, ठीक है, कितना लिबरल है यहाँ पे, कितना पीसफुल है, कितना सोसाइटी पीसफुल है। तो जब इंडिया में आएंगे तो वो लोग भी चाहेंगे कि इंडिया, हमारा सोसाइटी भी ऐसा बने। तो ऐसा बनाने के लिए फिर वो लोग यहाँ पर उसको प्रमोट करेंगे, उस आइडियाज को प्रमोट करेंगे वाया न्यूज़पेपर, वाया बुक लिखकर, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया में आने के बाद अपना लोगों के बीच में वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया, ठीक है, उसे प्रमोट किया, ठीक। तो कंसाइंस ऑफ द न्यू सोशल क्लास लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन बनाते हैं जो कि फाइनली जाकर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनता है, ठीक। अल्टीमेटली ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इमर्ज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक। In the beginning, the middle class agitation was confined to some specific political economic grievances. स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत लिमिटेड होता है इनका डिमांड्स वगैरह, लेकिन विद द टाइम इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। However, this stage was left behind after some time. तो बाद में क्या होता है, उनको पता चल जाता है रियल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो फिर बाद में वो सब भी समझ जाते हैं कि भैया ऐसे काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। ऊपर से फिर जब महात्मा गांधी, रियल में क्या होता है, देखो ये देखा ना कछुआ वाला, ऐसे 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 से रेंग रहा था फ्रीडम स्ट्रगल हमारा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा क्या होता है, जब स्वदेशी मूवमेंट आता है तो थोड़ा सा पीक पड़ता है हमारा, ठीक है, नेशनल मूवमेंट। लेकिन फिर वापस से जब सूरत स्प्लिट होता है तो फिर वो डाउनफॉल में ऐसे थुकुस 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 बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब 1915 के बाद थोड़ा सा आगे होता है, लेकिन फिर थुकुस 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब महात्मा गांधी फाइनली जब चंपारण का करते हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तब जाके हमारा पिच बढ़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये हम लोग देखेंगे अच्छे से, व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और वो नहीं होते तो फिर क्या होता है। सबसे पहला एग्जांपल तो ये कि भैया अभी तक जितना हम पढ़ेंगे, चाहे वो मिलिट्री वाला हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो हमारा, उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल था, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटी क्या था, भैया आपको प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, आपको मतलब एग्जाम्पल लड़ना है हथियार का यूज करके, ठीक है, जो भी हो, गरम दल चाहे नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट, तो ये सब था। तो इसके लिए कहीं ना कहीं फीमेल को इनकरेज डिस्करेज किया जाता था, बिकॉज ये सब कहीं ना कहीं मैस्कुलिन काम माना जाता था, ठीक है। लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने फिर अपने फ्रीडम स्ट्रगल में बोला कि ऐसा काम नहीं चल सकता है कि 50% आबादी को आप बाहर कर दोगे, आप बोलोगे हमको फ्रीडम स्ट्रगल लड़ना है कंट्री को, तो ये काम हो नहीं सकता है, ठीक है। उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उनको फिर उन्होंने इंक्लूड किया कैसे, अपना अलग अलग मैथड से इंक्लूड किया, ठीक है। उनको वो काम दिया एक टाइप से, जो कि देखेंगे बाद में गांधीयन थ्योरीज के अंदर या गांधीयन फिलोसफी के अंदर। तो गांधीयन फिलोसफी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे ये बोलते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा का राय कर दो, ये नहीं, उसके बराबर है। इंडिया में भले ही हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम मैंने क्या देखा था ना, कि मतलब यूट्यूब पे से सर्च करा था तो यूएसए के अंदर लोग डॉक्टरेट करते हैं गांधीयन फिलोसफी के ऊपर, ठीक है। उन्हीं का एक लेक्चर का पूरा सीरीज था, 27-28 वीडियोस था। इंडिया में हम लोग हर दिन नोट पे देखते से लगता है कि बहुत कुछ जानते हैं हम, लेकिन रियल में हम कुछ नहीं जानते, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या ऐसा क्या क्या रीजन था, कि मतलब ऐसा कौन कौन सा कारण था जिसके कारण लोगों के अंदर ये आया कि भैया अब हमको ब्रिटिश रूल के रियल नेचर को उन्होंने समझा, ठीक है। और प्लस उस चीज को समझ के उनके अंदर आया कि नहीं, अब इसको चेंज करना पड़ेगा और यूनाइट होना पड़ेगा। तो कौन कौन सा फैक्टर था, पहला क्या था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिटी, ठीक। हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले क्या था, इंडिया बहुत सारे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था, जो कि आपस में लड़ते रहते थे पावर के लिए, टेरिटरी के लिए, ठीक है, लूटपाट के लिए, ठीक।
लेकिन क्या था, ब्रिटिश ने आने के बाद क्या किया, सभी राजाओं को एक टाइप से हरा के या फिर कैसे भी करके, चाहे वो ट्रीटी के थ्रू हुआ चाहे वॉर के थ्रू क्या हुआ, उनको अपने कंट्रोल में लाया, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए ये रहा, ये सैली नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये कोलकाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया है सॉल्ट लेक, ठीक। यहाँ पे एक एरिया है हावड़ा, यहाँ पे एक एरिया है ग्रीस पार्क, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया है धर्मतला, क्लियर है। अब मेनली क्या है, ये चारों अलग अलग चीजें, ठीक। लेकिन मान लिया जाए कि मैंने क्या किया, इसके साथ झगड़ा करके इसका प्रॉपर्टी छीन लिया, मैं बाहर, फिर इसके साथ कुछ पैसा देके इसका प्रॉपर्टी छीन लिया, फिर से झगड़ा करके इसका प्रॉपर्टी छीन लिया, इससे छीन लिया। अब क्या था देखो, पहले क्या था, ये चार अलग अलग टेरिटरी था, ठीक है, अलग अलग लोग के यहाँ अंदर था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर नेचुरल सा बात है, ये मेरे अंदर आ गया, तो अब इस एरिया का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि जहाँ अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था सभी जगह पे, अब वहां मैं कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन चलवा सकता हूँ, क्लियर है। तो क्या हुआ कि टेरिटरी का यूनिटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। अब कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो क्या हुआ, लोग आराम से यहाँ वहाँ जा सकते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, देखेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे, देखेंगे भैया ये भी तो वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके पीछे भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। वरना तो यहाँ का लोग यहाँ से डरेगा, अरे उस एरिया का है वहां से है, ठीक है। लेकिन जब सब एक के ही अंदर में आ जाएंगे तो उनके बीच में आ गई कि नहीं भैया हम एक के पार्ट है। तो ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी जो ब्रिटिश ने प्रोवाइड करवाया, ठीक। तो वन ऑफ, तो बी फ्रैंक वही बोला, तो ब्रिटिश के पहले क्या था, इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश के पहले इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिकॉज इंडिया बोल में कुछ था ही नहीं, क्या था, सैकड़ों या फिर हंड्रेड्स ऑफ हमारा स्मॉल स्मॉल किंगडम्स था, ठीक है, क्लियर है। वो आपस में था, वो आपस में लड़ रहा था, तो इंडिया बोले कोई कंट्री ऐसा था नहीं पहले, ठीक। भले ही अभी कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग बोलने के लिए, लेकिन इंडिया बोल के कुछ नहीं था उस टाइम में। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आया वो तभी आया जब टेरिटरी को, लैंड को हमने यूनाइट करके ब्रिटिश ने एक साथ किया। उसके पहले बहुत सा स्मॉल, उसके पहले कौन सा, मराठा था, इंडिया नहीं था, मराठा था, हैदराबाद था, ठीक। यहाँ पे चोला हुआ, पांड्या हुआ, ठीक ना, यहाँ पे मराठा हुआ, ठीक। फिर यहाँ पे अवध हुआ, फिर यहाँ बंगाल हुआ, ठीक ना, फिर यहाँ सिख हुआ, ठीक है, यहाँ राजपूत हुआ, ये सब था, इंडिया नहीं था। अब लिख लेता हूँ, शादी फिर से पूछ ले कभी, ठीक है। अब देखो बात ये होता है ना, कहीं से कहा भी सुनो मैटर नहीं करता, बुक में क्या लिखा है वो मिले इंपॉर्टेंट, ठीक, ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं है, ठीक, पहला बात तो ये इसीलिए। तो ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का ब्रिटिश का रूल से फायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि हमारे कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। हमारा कंट्री का यूनिफिकेशन कब का हुआ था, मतलब सेम रूल के अंदर, इवन अशोका के टाइम में या अकबर के टाइम में भी, जो इतना बड़ा एरिया अंदर में था हमारा कंट्री के टाइम अंदर में, ठीक है, इंडिया के या उनके रूल के अंदर में, मौर्य एम्पायर या फिर मुगल के अंदर में, उस टाइम में क्या था कि यूनिफाइड हमारा सिंगल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था पूरे कंट्री में, ठीक। लेकिन अब क्या है कि ब्रिटिश ने क्या किया, जब पूरे कंट्री को अपने अंडर में लिया तो एक सिंगल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, जो कि हर मतलब इस, जैसे ये इंडिया में, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था कि भैया यहाँ पे जो आदमी रह रहा है इसके अलग राइट्स है, ठीक है, यहाँ जो रह रहा है वो अलग सिचुएशन है, यहाँ जो रह रहा है वो अलग सिचुएशन है, ठीक है, अलग अलग रूल्स के अंदर रह रहा है। तो क्या हुआ, सिंपल सा बात है कि पूरा कहीं पे इक्वलिटी नहीं था लोगों के बीच में, या फिर यूनिफिकेशन नहीं था, या सेम सिस्टम नहीं था, ठीक है, कंट्री का, जो आज बोलते हैं ना वन कंट्री वन रूल या वन लॉ, ठीक है, उस टाइप का चीज कुछ नहीं था, मिसिंग था। वो ब्रिटिश, अब ब्रिटिश ने क्या किया, जब सब एरिया को अपने अंदर ले लिया, तो उसने क्या किया, सेम रूल ऑफ लॉ बनाया कि भैया यहाँ पे जो इंसान रह रहा है उसके लिए भी वही लॉ है, ठीक है, जो यहाँ पे रह रहा है उसके लिए लॉ है, इसके लिए भी वही लॉ है। जैसे आज के टाइम में क्या है, आईपीसी, अगर यहाँ का आदमी खून करेगा तो उसको भी सजा मिलेगा, यहाँ का आदमी खून करेगा उसको भी सजा मिलेगा, यहाँ का आदमी खून करेगा वही सजा करेगा, ठीक है। अब उसका ब्रिटिश ने क्या किया, पहले क्या था, हमारे सिस्टम का जो जुडिशियल सिस्टम था वो क्या था, कास्ट बेस्ड था या फिर वर्णा बेस्ड था, ठीक है। अगर ब्राह्मण लोगों ने कुछ किया तो उसको कम पनिशमेंट मिलता था, लेकिन वही काम अगर शूद्रा लोगों ने किया तो उसको हैवी पनिशमेंट मिलता था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या बोला, भैया ये काम नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ है, मतलब क्या, मैटर नहीं करता आप किस कास्ट से किस रीजन से बिलोंग करते हो, अगर आपने चोरी किया है तो आपको इतना जेल मिलेगा, आपने खून किया है तो आपको फांसी मिलेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट आया ब्रिटिश का, ये देन है अल्टीमेटली। इसीलिए तो
जो एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना फ्रीडम स्ट्रगल, इसलिए भी एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। एग्जाम्पल रियल में क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था? नहीं, क्योंकि इंडिया के सभी लोग ने नहीं लड़ा था, ठीक है। क्योंकि लोअर कास्ट जो 80% या 70-80% जो पॉपुलेशन था, वो तो इस सिस्टम से हैप्पी था, बिकॉज ब्रिटिश के पहले जो उनको सिस्टम में रहना पड़ रहा था, सोसाइटी में रहना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से नर्क था। लेकिन जो ब्रिटिश ने आके किया, इक्वल लॉ, रूल ऑफ लॉ बनाया, इक्वलिटी फॉर ऑल बनाया, वो तो पहले के मुकाबले में तो अच्छा था ना। तो वो फिर क्यों लड़ेंगे? इसीलिए बहुत ही कम ऐसा मूवमेंट मिलता है, चाहे वो लोअर कास्ट हो चाहे ये हो, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने लड़ा हो, ठीक है। क्लियर है? बिकॉज अल्टीमेटली उनको यहाँ पे ज्यादा वो मतलब सुकून मिल रहा था जिंदगी में। तो सेम का हमारा और सभी पॉलिटिकल ग्रुप, पहले एग्जांपल ले लिया जाए कि हमारा आरएसएस हो गया या हिंदू महासभा हो गया, ठीक है। उन्होंने भी कभी भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई मूवमेंट नहीं किया था, ठीक है। इवन क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, उस मूवमेंट को बाइकआउट किया था इन लोगों ने, ठीक है। इन्होंने बाइकआउट किया था, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने भी बाइकआउट किया था, मुस्लिम लीग ने भी बाइकआउट किया था, ठीक है। ये आरएसएस वालों ने 1942 का जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसको बाइकआउट किया था, मुस्लिम लीग ने भी बाइकआउट किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी बाइकआउट किया था, ठीक है। तो बोला ब्रिटिश के अगेंस्ट में सब लोग नहीं गए थे, बिकॉज सबका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि नेशनल मूवमेंट ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी को जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, ठीक है। बिकॉज एक वही बंदा था जो नल वायलेंस का यूज करके ब्रिटिश के अगेंस्ट में डायरेक्टली खड़ा हो रहा था। बाकी जो थे अपना बेनिफिट लेने के लिए छोटा मोटा कर रहा था, चाहे मुस्लिम लीग को अपना बेनिफिट करने के लिए वो लगातार नेगोशिएशन कर रहा था ब्रिटिश से, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे जो भी हो, अपना नेगोशिएशन कर रहा था। चाहे वो और भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ग्रुप्स हो, वो भी अपना नेगोशिएशन कर रहा था। साउथ के अंदर पेरियार हो गया, जस्टिस मूवमेंट, वो भी अपना नेगोशिएशन कर रहा था ब्रिटिश से बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। तो वही है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट। इसे तो हमने क्या देखा था, हमने जो एक अप्रोच देखा था ना हिस्ट्री का, टोटल हमने क्या देखा था, हिस्ट्री को पढ़ने का 8 तरीका होता है, ठीक है। 8 अप्रोच से देख सकते हैं हम। उसमें से एक अप्रोच मैंने क्या देखा था कि भैया ब्रिटिश इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो क्या था, एक टाइप से इंडिया के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनके बीच का ही फाइट था ब्रिटिश गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, शायद सी से कुछ नाम था उस अप्रोच का, हमारे सेकंड क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये चीज। हाँ, जैसे मैंने बोला कि 1857 का चाहे मूवमेंट हुआ चाहे बाद का कोई मूवमेंट हुआ, ठीक ना, सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, ठीक। अगर मान लिया जाए जैसे एग्जांपल झांसी की रानी, ठीक ना, अगर मान लिया जाए कि डलहौजी, भैया माइक ऑफ करना, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना के, ठीक है, जैसे मान लो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना के अगर उनका झांसी नहीं लिया होता, तो क्या वो इंडिया इंडिया बोल के लड़ने आते ब्रिटिश से? या फिर जो हमारे नाना साहब थे, अगर मतलब उनको एक्सेप्ट कर लेता ब्रिटिश के, ठीक है भैया आप यहाँ के नवाब हो, एक्सेप्ट करते, तो क्या वो लड़ने आते ब्रिटिश से? नहीं। अगर मान लिया जाए कि अगर इंडिगो फार्मर, जैसे इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, अगर मान लिया जाए कि जो जमींदार थे वहां पे, जो इंडिगो ट्रेडर्स थे, अगर वो ठीक ठाक रेट देते, फार्मर्स को प्रेशराइज नहीं करते, तो क्या वो लड़ते आकर? ठीक है। तो मेनली क्या था, मैंने कल ही बताया था क्या, कि इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं था, ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट में था, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम है उनकी स्किन से नहीं था, उनके जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करा था उस पॉलिसी से प्रॉब्लम था हमें, ठीक है। और एस A majority of their policies are still in rule book. So one of the significant results of the British conquest of India was the establishment of the political and administrative unification of the country. ठीक? The pre-British India was divided into numerous feudal states, frequently struggling among themselves to extend their boundaries. जैसे मैंने बताया क्या, ब्रिटिश के आने के पहले का जो इंडिया था हमारा, वो कैसा था कि बहुत छोटे छोटे पास में डिवाइडेड था, वो आपस में लड़ते रहते थे टेरिटोरियल बाउंड्री को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक। द ब्रिटिश अथॉरिटी established a centralized state structure in India with a uniform rule of law. तो ब्रिटिश ने क्या किया, अल्टीमेटली जब उस एरिया को अपने अंदर में लाया, तो उसने क्या किया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया कंट्री के अंदर, एक रूल ऑफ लॉ बनाया, जो कि हर कंट्री के हर लोग के लिए सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको इक्वलिटी मिलेगा, ठीक है। वो इसीलिए ना, चाहे अम्बेडकर जी भी हुए, ठीक है, उन्होंने भी कभी ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो नहीं किया, क्योंकि भैया अल्टीमेटली वो जिस कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, ठीक, उस कास्ट को भैया गांव का अंदर तालाब का पानी पीने का परमिशन नहीं था, ठीक है, रोड पे चलने का परमिशन नहीं था, कुछ और काम करने का परमिशन नहीं था। लेकिन ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करने का परमिशन नहीं था, ठीक है, जो मेजर काम होता है उसमें ज्वाइन करने का परमिशन नहीं था, जमीन खरीदने का परमिशन नहीं था, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश सिस्टम के अंदर उनको ये सब चीज मिल रहा है, तो क्यों प्रोटेस्ट करेंगे ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट में?
सिंपल सा बात है। जिससे मैंने बताया ना एग्जांपल कि बेनिफिट जब तक दूसरों को मिल रहा है तब तक मतलब खुद को मिल रहा है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों को मिल रहा है प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल रिजर्वेशन का मैंने बताया क्या कि यहाँ से कुछ साल पहले तक क्या कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा वो हो रहा था बातचीत। लेकिन अब क्या कि जो लोग मांग कर रहे थे खत्म होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हीं को रिजर्वेशन दे दिया। अब वो लोग भी कुछ नहीं बोलते, वो लोग भी चुप है अब, क्योंकि अब उनको ही मिल रहा है। तो प्रॉब्लम रिजर्वेशन से नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि भैया उनको क्यों मिल रहा है। ठीक, लेकिन जब उनको मिलना भी स्टार्ट हो गया तो वो लोग भी शांत। क्लियर। तो बेनिफिट सबको चाहिए, जिसको बेनिफिट मिलता है सब चाहता है कि भैया गवर्नमेंट से हम लोग नेगोशिएट करके बेनिफिट ले। तो वैसे ही हर ग्रुप जो थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो पार्ट थे वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करके या फिर कोऑपरेट करके अपना डिमांड्स को पूरा करवाने की कोशिश करते रहते थे। हाँ, ब्रिटिश इनेक्टेड द कोडिफाइड लॉ विच वेर अप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, सभी लॉज को कॉडिफाइड किया और एक सिंगल लॉ फॉर ऑल बनाया। मतलब क्या कि वो लॉ सबके ऊपर डिपेंड करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। ठीक है, ये सब रूल ऑफ लॉ रहेगा, सब लोग को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, वो सब द पब्लिक सर्विस ब्रॉट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम स्टार्ट किया कि भैया गवर्नमेंट जॉब देना स्टार्ट किया, तो कहीं भी किसी भी एरिया में जाके वो जॉब कर सकता है। ठीक है, वो मतलब गवर्नमेंट उसको पोस्टिंग देगा। तो सिंपल सा बात है कि उनके अंदर भी क्या हुआ कि अल्टीमेटली नेशनल यूनिटी का या फिर नेशनल फीलिंग उनके अंदर भी आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रिटिश ने सिस्टम अपने लिए बनाया था, अपने फायदा के लिए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब बंदा मान लो कि केरला, मान लो कि बिहार का बंदा है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने मान लिया जाए कि पोस्टिंग दे दिया, भैया तुम जाओ महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, तो अब वो जाएगा, वो सोसाइटी में रहेगा, तो क्या होगा, उस सोसाइटी से उसको कहीं ना कहीं वो इम्पैथी होगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मान लो एक बंदा बिहार में रह रहा है, ठीक है, एक केरला में रह रहा है। ठीक, तो मेनली क्या हुआ, वो जिंदगी में अगर बिहार में केरला में रह रहा है तो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर रीजनलिटी आ जाएगा। मतलब क्या कि वो रीजन को लेकर होता है ना कि लाइक एग्जाम्पल हम मतलब हम बिहारी है, ये है वो है। ठीक, एग्जाम्पल की मतलब यही हमारा मातृभूमि, इस टाइप से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो और क्या होगा, बाकी आउटसाइड जो बिहार का लोग होगा उसको एक टाइप से एनिमी दिखेगा, या फिर सेम चीज केरला वालों के साथ भी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर भी यही चीज हुआ था बहुत साल पहले। ठीक, लेकिन बात यह कि ये होगा, लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ का बंदा जब यहाँ जाके जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, लोग आसपास जा रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लोगों का जब पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, लोगों के बीच में वहां रह के, जैसे मान लो कि यहाँ का आदमी जब यहाँ रहने आएगा केरला के अंदर, तो वहाँ का सोसाइटी जब देखेगा तो उसके अंदर इंपैथी आएगा सोसाइटी को लेकर, अरे इन लोग को वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जो हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं नेशनल फीलिंग जो होता है, यूनिटी जो होता है, यूनिटी का फीलिंग की ये लोग भी हमारे जैसे ही है पीड़ित। ठीक है, तो एक ब्रदरहुड का फीलिंग जनरेट होता है। ठीक है, एक सेंस ऑफ यूनिटी का फीलिंग स्टेट जनरेट होता है, एक एक मतलब नेशनलिटी डेवलप होता है, नेशनलिज्म डेवलप होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने भले ये सब काम अपने लिए किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि पहले सब लोगों के लिए क्या था कि इंडिया जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था, उनके अंदर क्या था, अपने रीजन को लेकर, लाइक मैं मराठा हूँ, ठीक है, तो मराठा मेरा किंगडम है, मैं राजपूत हूँ, राजपूत है, मैं हैदराबाद का हूँ तो मैं अवध का हूँ, मैं बंगाल का हूँ, मैं सिख हूँ। तो ये सब जो फीलिंग था ना रीजन को लेकर, तो ब्रिटिश ने जब सब एरिया को यूनाइट किया ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब लोगों का इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ तो एक नेशनल फीलिंग या फिर जो नेशनलिज्म होता है वो प्रमोट हुआ। तो ब्रिटिश ने भले ही उसे अपने फायदा के लिए किया, लेकिन उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इंडियंस के अंदर में नेशनलिज्म प्रमोट हुआ, नेशनलिज्म जनरेट हुआ। ठीक है, तो नेशनलिज्म का जो बात करते हैं वो भी आज के टाइम में वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ही देन है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारा नेशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो स्टेट था हमारा, फ्यूडल स्टेट था, फ्यूडल किंग्स के अंदर में लोग रह रहे थे, उससे लॉयल्टी था। नेशन से कोई लॉयल्टी नहीं था। नेशन से लॉयल्टी कब बना, जब एक नेशन बना। ठीक है, हाँ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म करेंसी। हाँ भैया। हम्म, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो भैया, पहला बात तो ये उन्होंने वंदे मातरम कहानी। ठीक है, पहला बात क्या था, उन्होंने एक सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था बंगाल के अंदर। ठीक है, उस रिवॉल्ट के बारे में उन्होंने एक किताब लिखा, आनंद मठ। ठीक है, उस आनंद मठ के अंदर उन्होंने एक पोयम लिखा, वंदे मातरम वाला। ठीक है, आगे चलकर उस पोयम को जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर जो मतलब जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने उस पोयम को अडॉप्ट करके नेशनल सॉन्ग बना दिया। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको नेशनल सॉन्ग बोल के लिखा था ऐसे कि भैया ये मोटिव। उन्होंने क्या हुआ, सिंपल सा बात है, अगर कोई बुक लिखता हूं मैं तो बुक के अंदर पोएम्स भी इंक्लूड करता हूँ ना, मैं शायरी इंक्लूड करता हूँ, पोएम्स इंक्लूड करता हूँ मैं। तो सेम काम उन्होंने भी किया था, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, उनके उस पोएम को नेशनल यूनाइट करने के लिए बाकी लीडर्स ने बाद में यूज किया, ठीक है। तो सेम सब चीज यही होता है कि जैसे मान लो कोई भी आज आज के टाइम में कोई भी लीडर हो गया, ठीक है, मान लो कि चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, चाहे मान लो कि बुद्ध गौतम बुद्धा हो, ठीक है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो एग्जाम्पल मान लिया जाए कि इनका क्या नाम था यार, मोहम्मद पैगंबर हो, ठीक ना। तो उन्होंने अपने जीवन काल में रहते हुए कोई रिलीजन नहीं बनाया था, ठीक है, चाहे वो राम जी हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे गुरु नानक देव हो, ठीक ना। उन्होंने जीवन काल में रहते हुए कोई रिलीजन नहीं बनाया था। उन्होंने क्या है, एक वे ऑफ लाइफ बताया था कि भैया हमको ऐसे ऐसे जीना है, मोरल वैल्यूज के साथ ऐसे जीना है, ऐसे जीना, ऐसे जीना, ऐसे जीना, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, उनके डेथ के बाद, ठीक है, वो लोग जो अल्टीमेटली जो उनको फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, उनको ये लगता है भैया अब तो अपना दुकानदारी बंद होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये, क्योंकि सिंपल बात है ना, क्योंकि मंदिर बना के पूजा करना या फिर जो मस्जिद बना के पूजा करना या फिर पूजा करना ज्यादा इजी है, लेकिन वो जो उन्होंने जो रास्ता बताया मॉरलिटी का, ट्रुथ का, ऑनेस्टी का, उसको फॉलो करना बहुत हार्ड है, ठीक है। इसीलिए उसके ऊपर ध्यान ना जाए, इसलिए ये चीज करो तो ये चीज करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या, उन्होंने अपने जीवन काल में रहते हुए कोई नया रिलीजन नहीं बनाया था। उसके उनके जाने के बाद जो लोग थे ना, या फिर जो बोल सकते खुद का बेनिफिट के लिए एक टाइप से उन्होंने एक उनके नाम पर रिलीजन स्टार्ट कर दिया। तो उसको आप इथिक्स आप बोल सकते हैं क्या, उसको आप सोशल लीडर बोल सकते हो, ठीक है, जिन्होंने जीवन जीने का एक मोरल और इथिकल तरीका बताया, ठीक है ना, उनको आप लीडर बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए इथिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं एज ए लीडर बोल उनको लेके पढ़ते हैं, क्योंकि उनका थॉट्स हम लोग पढ़ेंगे इथिक्स के अंदर इसे, ठीक है। तो क्लियर है। तो अब क्या होगा, ब्रिटिश ने जब इंडिया को यूनाइट किया, तो पहले क्या होता था कि कोई यूनिफाइड हमारा सिस्टम नहीं था, पहले बैटर सिस्टम था। मतलब क्या कि इंसान मतलब क्या हो रहा है कि इंडिया ये जैसे ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो ट्रेड हो रहा है, ठीक ना, बैटर सिस्टम में से काम हो रहा है, यहाँ पर अलग होगा, ठीक है, यहाँ पे अलग होगा, सेम। तो मतलब क्या कि यहाँ का आदमी जब यहाँ पे ट्रेड करने जाएगा तो वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, ट्रेडिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना, ठीक। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश ने जब कंट्री को यूनाइट किया तो उन्होंने कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम लाया, ठीक है, जहाँ पे हर चीज का वैल्यू फिक्स किया गया, और जो करेंसी सिस्टम होगा मतलब अब कोई भी इंसान कहीं भी जाकर इजिली ट्रेड कर सकता है, ठीक। तो यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया, कॉमन लॉ इंट्रोड्यूस किया, जुडिशियल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो इट ऑल कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया यूनिफिकेशन विच अल्टीमेटली हेल्प द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक। जब इतना कॉमननेस सबके अंदर में आ जाएगा, ठीक है, तो अब क्या हुआ, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो ब्रिटिश ने ही अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश के कारण ही हमारा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में डेवलप हुआ है, ठीक है। और नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन सोसाइटी में फिट ही नहीं बैठता, बिकॉज नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन कास्ट, इस टाइप से, जो कि यूरोपियन है हमारा। नेशन स्टेट का सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ था, ठीक है, नेपोलियन ने किया था क्या, कि जहां जहां वो जाता था, जहां जहां सेम आपका मतलब इथिकल इन मतलब क्या कहते हैं उसको, सेम ग्रुप का लोग होता था, उसको एक अलग नेशन में बांट दिया जाता था। फिर यूरोप के अंदर क्या होता है कि भैया हम पॉलिश है, हम हंगरियन है, तो हमारा अलग कंट्री होना चाहिए, तो इस टाइप से वहां पे हुआ था, ठीक है। तो वहां के लिए ठीक है, नेशनल नेशन स्टेट का मतलब ही क्या होता है, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन कास्ट, इस टाइप से होता है, ठीक। इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है, कितना भी आप इम्पोज कर लो पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी, ज्यादा आप नेशनलिज्म को इम्पोज करने जाओगे, ज्यादा आप सिंगल चीज को इम्पोज करने जाओगे, वन लैंग्वेज को इस टाइप से, ठीक है, चाहे वन रिलीजन को या फिर वन पॉलिसी को, तो उतना ज्यादा यहाँ पे अपोज होगा, उतना ज्यादा इसलिए लॉ, मैं नहीं बोला, लॉ कमीशन का रिपोर्ट है कि ऐसा ना हो, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर इतना ज्यादा आप वननेस कंट्री में लाने चलो कि वननेस लाने का आपका जो मतलब जुनून है वही कंट्री को कहीं ना कहीं और डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मान लिया जाए, अभी ठीक है, जैसे मान लो कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि हमको हिंदी को इम्पोज करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है, सिंपल सा बात है, हिंदी अप्रॉक्स 45% लोगों का इंडिया का लैंग्वेज है, ठीक है। अब जब इम्पोज करना स्टार्ट करेगा, ठीक, तो क्या होगा, साउथ इंडियन स्टेट्स हुआ, चाहे हमारा जो और भी स्टेट्स हुआ जिनका की टंग मदर टंग अलग है, वो सिंपल सा बात है यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जिद पर जाए कि हम तो इम्पोज करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट जिद पर रहेगा, तो यहाँ पे फेडरेशन के लिए खतरा है हमारा अल्टीमेटली, ठीक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लो कि बोले ठीक है भैया आपका मन है, आप थ्री लैंग्वेज पॉलिसी डाल दो, ठीक है, अपना भी लैंग्वेज पढ़ा, आपका मन है तो ऑप्शन हिंदी भी डाल सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही है कि ऐसा ना हो कि आपका यूनिफाइड करने का या फिर जो यूनिफॉर्म सिस्टम करने का मतलब जो इंटेंशन है वो इतना ज्यादा हैवी हो जाए कि वो कहीं ना कहीं हमारे डाइवर्सिटी के या फिर हमारे यूनिटी के लिए थ्रेट हो जाए। बिकॉज अभी वो अपना चुपचाप फॉलो कर रहा है जो भी पॉलिसी सिस्टम हुआ, तो अभी वो शांत है,
ठीक है। अभी हम एक नेशन है, एक यूनाइटेड है, लेकिन आप जब इम्पोज करना स्टार्ट कर दोगे उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं करवाहट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान होगा उससे, ठीक है। ये मेरा बात नहीं, ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। क्योंकि सिंपल सा बात है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, चाय दुकान बैठे डिबेट नहीं कर रहे, इसलिए मैं जो जो भी बोलता हूँ वो अपने मन का बात नहीं थोपता हूँ, मैं बुक का बात या फिर किसी रिपोर्ट का ही बात जिक्र करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना भैया? हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, तो इन सब का कारण क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लाया कंट्री के अंदर, ठीक है, कॉमन सर्विस लाया, कॉमन लॉ लाया, कॉमन रूल ऑफ लॉ लाया, कॉमन करेंसी सिस्टम लाया, ठीक है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन लाया, ठीक है, कॉमन जुडिशियल सिस्टम लाया, तो इसके कारण क्या अल्टीमेटली लोगों के बीच में जो यूनिटी आया, ठीक, और नेशनलिज्म डेवलप हुआ कंट्री के अंदर, ठीक। दूसरा चीज क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक। क्योंकि सिंपल सा बात देखो, हमारे सोसाइटी के अंदर लोगों को डेमोक्रेसी का टेस्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि राजा था, रजवाड़ा था, ठीक है, चाहे मराठा हो चाहे मुगल हो जो भी हो, सब अल्टीमेटली हेरिडिटरी था, कोई डेमोक्रेटिक नहीं था, ठीक है। ऊपर भले ही चाहे वो हमने भी देखा था, चाहे ऊपर मराठा हो चाहे मुगल हो, ठीक है, भले ही दोनों का रिलीजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों के अंदर में जो नॉर्मल पीपल होगा, कॉमन पीपल होगा, उसका कंडीशन एक ही था। क्यों? क्योंकि ये भी कंटिन्यूस लड़ाई कर रहा है, इसको भी टैक्स चाहिए, तो ये अपने प्रजा के ऊपर हैवी बर्डन ऑफ टैक्स इंपोज करेगा, इसको भी टैक्स चाहिए, भी हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस इंपोज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वही बात है, प्रजा दोनों के अंदर अनहैप्पी है, ठीक। और उसके हमने क्या देखा था कि हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हमारा एक अप्रोच क्या है कम्युनलिज्म का, मतलब क्या कि हर चीज को रीजन एंगल से देखने का, ठीक है। हमने देखा था ना एग्जांपल क्या, कि हिस्ट्री के अंदर जो लोग कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी रखता है, ठीक है, वो क्या होगा कि आपको ये बताया कि भैया मुगल्स के अंदर में उन्होंने जिजिया लगाया था, ठीक है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि मुगल के अंदर टोटल 29 राजा ने रूल किया, ठीक। उन 29 में से सिर्फ 6 लोगों ने जिजिया लगाया था, ठीक है, बाकी 23 लोगों ने जिजिया नहीं लगाया था, ठीक। लेकिन आपको वो बोलेगा कि भैया बाकी 23 जो राजा है उसको आप मत देखो, 6 को बस देखो। आपको वो बताएगा कि भैया आप औरंगजेब को सिर्फ देखते रहो, ठीक है, अकबर को मत देखो, शाहजहां को मत देखो, जहांगीर को मत देखो, ठीक है, आप सिर्फ औरंगजेब को देखो, बिकॉज औरंगजेब से हेटेड प्रमोट होता है तो हमारा पॉलिटिकल बेस बनता है, इसीलिए। तो ये बोला कि हिस्ट्री वही होता है, लेकिन नजरिया चेंज होता है। टोटल 8 नजरिया के बारे में देखा था, 8 अप्रोचेज ऑफ लर्निंग हिस्ट्री, तो उसमें से ये नजरिया जिसको जो पसंद है अपना वो देखता है। हाँ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न, हाँ हाँ, मैंने क्या बताया, हाँ, इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या डेमोक्रेसी नहीं था, बिकॉज राजा ऑटोक्रेटिक था, ठीक, अपने हिसाब से रूल करता था, उसका फैमिली में रूल बनते रहता था, ठीक है। ना तो हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी था, ठीक है, ना तो हमारे अंदर राइट्स का बात था, ठीक है, ना तो रूल ऑफ लॉ था, ठीक है, क्लियर है, ना तो सब। अब क्या था, ये सब चीज क्या है कि सिंपल सा था, हमारी सोसाइटी में ये चीज नहीं है, तो लोगों को पता नहीं, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कुछ लोग दूसरे कंट्री में जाके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ये सब चीज क्या है, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आइडिया उनके माइंड में आ रहा है। अब ये आइडिया उनके माइंड में आ रहा है, तो सिंपल सा बात है, वो लोग भी क्या चाहेंगे, कल को मेरे कंट्री के अंदर भी ऐसा सिस्टम आए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भीमराव अम्बेडकर, ठीक, वो जिस कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, उनको यहाँ पर सेम तालाब से पानी पीने का परमिशन नहीं था, कुआं से पानी पीने का परमिशन नहीं था, ठीक है। इवन जब वो प्रोफेसर बन के इंडिया में लौटते भी है ना, और गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट भी होते, तब भी उनको ऑफिस के अंदर वो नॉर्मल जहाँ से लोग सब पानी पीते हैं वो नहीं करना पड़ता है। आज इवन आज के टाइम में भले ही अब मैटर नहीं करता कि आप कौन से कौन पोस्ट पे चले जाओ, ठीक है, अगर मान लो आप कल को आप डीएम ही बन जाते हो ना, ठीक है, आप भले ही लोअर कास्ट के हो, ठीक, और बाहर में जो मतलब मान लिया जाए कि वो हाई कास्ट का प्यून है, ठीक, वो तब भी भले आपके सामने झुक के रहेगा, लेकिन बाहर जाने के बाद आपको भी कास्ट रिलेटेड रफ वर्ड यूज करेगा आपके लिए भी, ठीक है। वो होता है नॉर्मली, अभी भी होता है, ठीक। तो नॉर्मल सा बात है, सिंपल सा बात है क्या, कि भीमराव अम्बेडकर जब उतना पढ़ के आए यहाँ पे, उन्होंने देखा कि ऐसा सिस्टम है भैया, मैं तो इतना ये हूँ, ये अच्छा, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो फिर उन्होंने वो अपने उस सिचुएशन को सुधारने के लिए अपने उसका बहुत सारा रिवॉल्ट किया था, रिवॉल्ट बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट था महार अपराइजिंग, वो देखेंगे बाद में हम। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि भैया नेशनलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सेम इक्वल, देखो नेशनलिज्म का मतलब क्या, यूनिटी। जब तक लोगों के बीच में यूनिटी नहीं होगा, आपका नेशनलिज्म नहीं हो सकता, ठीक, सिंपल सा बात है। यूनिटी कब हो पाएगा, जब आपको लगे कि भैया हम सब इक्वल है, ठीक। अगर सबको ये लग रहा है कि भैया हम सब अनइक्वल है, ठीक, एग्जाम्पल मान लो पहले का सिस्टम, ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या इनको लग सकता है कि मैं इनके साथ रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि चारों का अपना अलग अलग सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक, तो वो लोग कभी भी आपस में साथ में एक दूसरे को रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है।
सब अपने एक को सुप्रीम बताएगा, वो आपस में कभी एक दूसरे को रेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ रेट करके मतलब तभी वो साथ में आ पाएंगे जब उनको लगेगा कि भैया हमारे अंदर कुछ चीज कॉमन है, ठीक है। वो कॉमन चीज प्रोवाइड करवाया ब्रिटिशर्स ने। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। थ्री मेन एजेंसी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक। मेरी तीन एजेंसी थे जिन्होंने इंडिया का एजुकेशन प्रमोट किया था। एक थे हमारे कौन, क्रिश्चियन मिशनरीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्रोग्रेसिव इंडियन। जो कि प्रोग्रेसिव इंडियंस मतलब वो जिन्होंने खुद वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किया था, उनको ये लगा कि नहीं हमको एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर में, लाइक दादा राम मोहन राय हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, ठीक ना। उन्होंने बाद में स्कूल खोल के, कॉलेजेस खोल के एजुकेशन प्रमोट किया, ठीक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एजुकेशन प्रमोट कर रहा था, प्रोग्रेसिव इंडियंस भी जो थे वो भी प्रमोट कर रहे थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज भी प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज का बात आया तो एक चीज ये आ सकता है कि बहुत लोगों का डाउट होता है भैया इन्होंने धर्म परिवर्तन या रिलीजियस परिवर्तन में काम किया। देखो, तो अब मैं बार बार क्या बोलता हूँ, देखो अब क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पहले का जो हिंदुज्म था वो मेनली क्या था, एक वर्ण बेस्ड सोसाइटी था, ठीक है, जिसमें कि टॉप पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब क्या है, इस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मतलब लोअर कास्ट है, ठीक, जो कि लगभग 80% ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, इनके पास ना तो इनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, ना तो इंसान लायक ट्रीटमेंट इनको मिलता है, ठीक है। इनको मतलब एक तरह से बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट मिलता है। इसका इसका मतलब क्या, सिंपल सा बात है, इनके पास पुल फैक्टर है, मतलब एक तरह से ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इसको पुश कर रहा है, साइडलाइन कर रहा है उस सिस्टम का फायदा उठाने से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लोग भी अल्टरनेटिव खोजेगा। क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, एक होता है पुल फैक्टर, मतलब पुल फैक्टर एग्जांपल क्या है कि जो उन लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि एडुकेशन हो गया, इक्वलिटी हो गया कि भैया यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, आप आओगे तो आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा ट्रीट नहीं करना पड़ेगा कि आप ये जमीन नहीं ले सकते हो, या फिर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हो, या फिर आपको यहाँ पानी पीने का परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या था, यहाँ पे पुश, हमारे रिलीजन के अंदर कुछ पुश फैक्टर था, उनके अंदर कुछ पुल फैक्टर था, जिसके कारण कि यहाँ से रिलीजन के अंदर से वो सब रीजन ने उनको एक टाइप से, रीजन्स ने एक टाइप से उनको पुश किया अल्टरनेटिव सिस्टम खोजने के लिए। और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव सिस्टम था जो जिसने उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट किया। हो सकता है कि कुछ लालच में उन्होंने कन्वर्जन करवाया हो, लेकिन आप इस चीज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर, इग्नोर नहीं कर सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने अपने मन से भी कन्वर्ट किया। जैसे एग्जाम्पल भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, उन्होंने लास्ट लास्ट में पूरा मतलब लाखों लोगों के साथ मिलकर बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल में पता पूरा लड़ा, लेकिन उनको ये लगा कि नहीं ऐसे काम होने वाला है नहीं सिस्टम के अंदर, जब तक सिस्टम रहेगा एक्सप्लॉइटेशन रहेगा, इसलिए हमको चेंज ही कर लेना, ठीक है। जैसे यही सेम रीजन था ना, क्या एंशिएंट इंडिया के अंदर जो लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, वो भी तो सेम रीजन था ना, कि वो जो ब्राह्मणिज्म रीजन था हमारा, तो वहां पे क्या था, लोगों को कहीं ना कहीं एक टाइप से साइडलाइन किया जा रहा था, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनका। तो इसलिए वो लोग अल्टरनेटिव व्यू खोज रहे थे जो सिंपल हो, ठीक, जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिले, इक्वलिटी मिले। तो वो लोग जैनिज्म बाद में ज्वाइन किया, बुद्धिज्म ज्वाइन किया, ठीक है, बाद में। तो सेम काम यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ भी हुआ था। तो वी कांट डिनाई द केसेस ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन, बट at the same time we also can't deny the voluntary conversion, ठीक है, चाहे वो मुगल्स के टाइम में हो, चाहे ब्रिटिश के टाइम में भी हो। क्लियर है भैया? भैया ठीक है। हाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैब्लिश नेटवर्क ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए। अब देखो, पहले क्या होता था कि हर रिलीजन का, हर कास्ट का स्कूल अलग होता है, ठीक है, कि लोअर कास्ट ऑफ पीपल के लिए कोई स्कूल के लिए पढ़ने का नहीं था, स्कूल बंद, ठीक है। मतलब मोर देन 80% जो पॉपुलेशन था उनके लिए स्कूल बंद, कोई स्कूल था ही नहीं, ठीक। बाकी 20% क्या था, वुमेन्स के लिए एजुकेशन क्या कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। इवन जब हमारा इंडिपेंडेंट हुए हम लोग, उससे भी हार्डली 16% पॉपुलेशन ही हमारा, 16% पॉपुलेशन ही हमारा एडुकेटेड था, उसमें से भी हार्डली 2 या 3% फीमेल इलिटरेसी रेट था हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि बहुत ही कम वो था। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने जब स्टार्ट करेगा तो ब्रिटिश तो सबके लिए ओपन था ना उसका स्कूल, तो ठीक है। तो लोअर कास्ट लोगों को पढ़ने का परमिशन मिला, गर्ल्स को भी मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया अल्टीमेटली, तो उनका कंडीशन भी इंप्रूव हुआ। तो उन्होंने भी सीखा कि हाँ भैया एक सिस्टम। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि कुएं का मैटर है, जैसे मान लो कि लोअर एग्जाम्पल सो कॉल जो हमारा शूद्रास का हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुएं का मैटर, उनको देखो जब इंडिया में था तो उनको कुछ पता है नहीं भैया इसका अल्टरनेटिव सिस्टम भी होता है, उनको ये लगता है भैया यही हमारा लाइफ है, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि वर्ल्ड के अंदर कोई अल्टरनेटिव सिस्टम भी होता है, कोई रूल ऑफ लॉ भी होता है, कोई डेमोक्रेसी भी होता है, कोई इक्वलिटी भी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन
इनके अंदर से कुछ लोग जाके पढ़ाई किया, ठीक है, उन्होंने जब वो चीज समझा देखा तो आके इनके वजह अवेयरनेस समझा कि देखो भैया ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई पाप नहीं है आपको पिछले जन्म का, ये ऐसा एक अल्टरनेटिव सिस्टम भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहा कि आपका किस्मत नहीं है, बस हमारा रूलिंग खराब है, हमारा सोसाइटी का जो अप्रोच है वो खराब है, तो आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट किया उन्होंने फिर कि भैया अल्टरनेटिव अप्रोच भी है हमारे पास, अल्टरनेटिव सिस्टम भी है हमारे पास, उस सिस्टम की तरफ हमको जानना है। वो सिस्टम कौन दे रहा है, दे सकता है हमको, ब्रिटिश दे सकता है, इसलिए ब्रिटिश के साथ हमको मिलकर काम करना है, बिकॉज ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में वो चीज पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसलिए भी वो लोग भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में फ्रीडम फाइटिंग से वो लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा दूर थे, ठीक है, बिकॉज उनको ये पता था कि ब्रिटिश है तो उनके रहते उनके कारण ही हमको थोड़ा मोड़ा सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा तरह से सांस लेने की आजादी मिल रही है, ठीक, लेकिन जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में हमारे पास नहीं था। So the British government established a network of schools and colleges in India. The introduction of modern education in India was primarily motivated by the political, administrative and economic need of the British in India. एडुकेशन जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, उनका मोटिव था कि भैया ब्रिटिशर्स को सस्ते रेट पे, अब मान लो कि ब्रिटिश अपने कंट्री से मान लो किसी एम्प्लॉय को बुला रहा है, ठीक, काम करने के लिए, तो उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो कि उस खर्चा से बचने के लिए वो क्या करेगा, इंडिया के अंदर ही लोगों को थोड़ा एडुकेशन दे के उसको छोटा मोटा जॉब पे इंडिया से ही काम करवा लेगा, ठीक है। इसलिए भी क्या होता है आज के टाइम में, क्या होता है, ये जो बड़ा बड़ा कंट्रीज होता है वो अपने कंट्री में अगर इंजीनियर्स बनवाएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए वो क्या करता है, इंडिया से डेवलपिंग कंट्री में आईआईटीज वगैरह को फंड देता है, ठीक है, जिससे कि भैया आओ कम सस्ते रेट पे इंडिया के अंदर अच्छे खासे इंजीनियर्स पैदा हो जाते हैं और बाद में फिर वो उनके कंट्री में जाके वो अर्न करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनको, क्योंकि अपने कंट्री में अगर वो इंजीनियर्स वगैरह पैदा करवाएंगे बनवाएंगे तो क्या होगा, उनका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में बनवा रहे तो उनका खर्चा कम पड़ रहा है, ठीक है, उनको तो एक लेबर चाहिए, एक टाइप से इंजीनियर चाहिए उनके यहाँ काम करें, ठीक है, तो अपने कंट्री में बनवाएंगे तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, डेवलपिंग इंडिया से बनवाते हैं, फिर डेवलपिंग कंट्रीज में बनाते हैं, एशियन कंट्रीज में बनवाते हैं, और फिर जिससे कि खर्चा कम पड़े और बाद में यही लोग वहां पे जाके काम करते हैं, वहां की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट असाइन वेरियस की पोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू इंग्लिश, तो मतलब जो भी हायर पोस्ट था ना वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, और जो छोटा मोटा जो पोस्ट था वो एडुकेटेड इंडियंस को दे दिया गया था, ठीक है। इंग्लिश एडुकेटेड इंडियंस लाइक राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, गोखले, दादाभाई नौरोजी, फिरोज मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्सेट्रा who lead the social, religious and political reform in India were all English educated. सब के सब इंग्लिश एजुकेटेड ही थे, ठीक है, सबको सब इंग्लिश एजुकेशन से ही सबने प्राप्त किया था। क्लियर है? इंग्लिश लैंग्वेज बिकम द, अब देखो, अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अब मेनली क्या है कि मेरा रहा इंडिया, इंडिया के अंदर तो इवन आज के टाइम में भी हिंदी को उतना कॉमन लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, और दूसरा बात हिंदी है भी तो दिल्ली का हिंदी अलग है बिहार के हिंदी से, बंगाल का हिंदी अलग है दिल्ली के हिंदी से, हरियाणा का हिंदी अलग है राजस्थान की हिंदी से, तो मतलब हिंदी के अंदर भी इतना वेरिएशन है कि इवन एक स्टेट वाला दूसरा स्टेट का हिंदी भी नहीं समझ पाता इजी, ठीक है। तो मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज का हमारे कंट्री के अंदर कि लोग आपस में कम्युनिकेट करें तो कैसे करें, ठीक, उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था, लेकिन अगर कॉमन लैंग्वेज नहीं था तो वो लोग मान लो कि कल को लड़ना भी चाहे आपस में मिलकर तो कैसे लड़ेंगे जब कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज जब सबने इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाई किया, ठीक ना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखा सबने, तो अब क्या हुआ, इंग्लिश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके कारण फिर वो उन्होंने कॉमन लैंग्वेज का यूज करके इंडिया के हर पार्ट तक लोगों को अवेयरनेस किया, अपना मैसेज पहुंचाया, लोगों से बातचीत किया और एक नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्लियर है? तो इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एडुकेटेड इंडियंस बाय विच दे कुड डेवलप क्लोज कॉन्टेक्ट विद वन अनदर, ठीक। अब इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने पढ़ाई किया तो मतलब क्या है कि वर्ल्ड वाइड भी जो कुछ हो रहा है तो उनसे भी वो लोग टच में रह सकते हैं, ठीक है। तो दे also came in contact with Western ideas, culture, and institutions through the medium of English language. Clear? It helped to build up a democratic and rationalistic outlook, जिसके कारण कि उनको डेमोक्रेसी का पता चला, रैशनलिटी का पता चला कि ठीक है, इक्वलिटी का पता चला, रूल ऑफ लॉ का पता चला। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशलिज्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये सब नहीं था इंडिया के अंदर, ये कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी में ये सब चीज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टडी किया और वहां से वो कॉन्सेप्ट को इंडियन सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया। इट हेल्प इंग्लिश हैव टू बिल्ड अप अ डेमोक्रेटिक एंड रैशनलिस्टिक आउटलुक, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिज्म इंट्रोड्यूस इन टू इंडिया।
अब क्या होता है देखो, इंडिया के अंदर भी क्या था कि ऐसे कोई फिलोसफर ओरली हो सकते हैं, बट रिटन में ऐसा भी कोई बुक या फिर ऐसा कोई ऑथर या बुक्स नहीं था जो कि ह्यूमनिज्म का बात करे, ह्यूमनिटी का बात करे, या फिर इक्वलिटी का बात करे, डेमोक्रेसी का बात करे, ठीक है। पहले गुरु नानक देव ने अपना बताया था सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए, नहीं चाहिए था, कबीर ने बताया था, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न में कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। और वो भी कहीं ना कहीं वो भी फ्री ऑफ बायसनेस नहीं था। तो अब क्या हुआ, जब इंग्लिश एडुकेशन के थ्रू उनको पढ़ना है इंग्लिश है, तो उन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड वाइड जो हमारा ऑथर्स है, रेशनलिस्टिक ऑथर्स, ह्यूमनिस्टिक ऑथर्स है हमारे, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने वाले हैं, तो उनका जब उन्होंने नॉवेल्स पढ़ा तो उनके अंदर और आइडियाज आया, उनका और नेशनलिज्म प्रमोट हुआ उनके अंदर, ठीक है। जैसे द फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ मिल्टन, जेएस मिल, ये सब हम लोग इथिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या किसका किसका इथिकल वैल्यूज क्या था, क्या क्या फिलोसफिकल आइडियाज था, ठीक। जेएस मिल्स, थॉमस पेन, जॉन लॉकी, रूसो, मैजिनी, गैरी बैटली, ठीक है, हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो मैजिनी और गैरी था, ये लोग क्या था, इटली का, इन्होंने यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो नेचुरल सा बात है कि हमारे कंट्री के अंदर फिर नेशनलिज्म प्रमोट होगा, ठीक है, हमारे लोगों के यूथ के अंदर भी। तो अब क्या इंग्लिश सबको आता है तो सिंपल सा बात है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करने में इजी होगा, एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ सोशल। हाँ, तो exchange of views on different subjects of social, political and economic interest became possible on national scale, ठीक। तो मतलब क्या कि भैया हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ कैसा हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे का एरिया की बात समझने के लिए, एक दूसरे का ग्रीवेंसेस समझने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम समझने के लिए, ठीक है, और क्या मतलब कैसे डील करना है सिचुएशन को, हमने अपने एरिया में ऐसे सुधार किया, आप कैसे सुधार कर सकते हो अपने एरिया में, मतलब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट्स हो, चाहे सोशल थॉट्स हो, चाहे इकोनॉमिकल थॉट्स हो, उसको एक्सचेंज करने के लिए कॉमन लैंग्वेज चाहिए था, और वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ने प्रोवाइड करवाया हम लोगों को। These educated Indians played an important role in the political awakening and organization of political movement in India, ठीक है। तो इन्होंने क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस को प्रमोट किया, और नेशनल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, लीडरशिप देने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। ठीक है भैया, यहाँ तक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, रेलिवेंट ऑफ गार्डियन थॉट्स इन प्रेजेंट डे, ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कैसे हम लोग गार्डियन थॉट का यूज करके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वो सब जब डिटेल में गार्डियन फिलोसफी में जाएंगे तो वहां पे आप अच्छे से हर हर चीज के ऊपर में क्या फिलोसफी था, सब चीज वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा शॉक भी आपको मिलेगा, ठीक है, वहां पे इवन काउ प्रोटेक्शन के ऊपर भी गांधी जी का एक थॉट्स था, फिलोसफी था, ठीक है। लेकिन अभी बाद में बताएंगे, ठीक है, कैसे काउ को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, कैसे ना किया जाना चाहिए, मतलब सबके ऊपर उनका था। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि और क्या क्या वो फैक्टर्स है जिसने कि इंडिया को यूनाइट कर, इंडियंस लोग को यूनाइट करने में हेल्प किया और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म प्रमोट किया, ठीक। एक क्या, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले क्या कि अब सिंपल सा बात है, लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे घुलेंगे तो ज्यादा उनके बीच में ब्रदरहुड प्रमोट होगा। अब पहले के टाइम अगर घोड़ा पे लोग जा रहा है तो फिर मतलब हो गया जाना, ठीक है, लेकिन रेलवे ने कहीं ना कहीं जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, ठीक है ना, वो फास्ट किया, तो अल्टीमेटली क्या है कि कहीं का भी आदमी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए अगर मान लो रेलवे नहीं होता तो कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी मीटिंग आपका हो नहीं पाता, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं पाता। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कैनल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल टेलीग्राफ सर्विस ऑल ओवर इंडिया कंट्रीब्यूटेड इन प्रमोटिंग नेशनलिज्म। ये सब ब्रिटिश ने अपने लिए फायदा के लिए बनाया था, लेकिन ये क्या हुआ कि अल्टीमेटली इन सब चीजों ने इंडिया के लोगों को यूनाइट किया और नेशनलिज्म प्रमोट किया, ठीक है। पोस्टल से क्या हुआ, पोस्टल टेलीग्राफ सर्विस से क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ मैसेजेस या फिर जो मैसेज प्रोवाइड करना वो अपने बातों को एक्सचेंज करना, वो थॉट्स करना ईजी हो गया, ठीक है, रोड्स के थ्रू अब जाना ईजी हो गया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ऑल दिस फैसिलिटीज वे आर डेवलप्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड फॉर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रीजन, ठीक है। जैसे रोड बनाया गया ब्रिटिश ने अपने रीजन से बना फायदा के लिए बनाया, रेलवे अपने फायदा के लिए बनाया, लेकिन अल्टीमेटली इन सब चीजों ने कंट्रीब्यूट किया इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक। इट प्रमोटेड द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। Railways made it possible for the people of different towns, villages, districts, and provinces to meet, to exchange views, and to decide upon programs for the nationalistic movement.
ठीक है। अगर रेलवे नहीं होता तो ऑल इंडिया लेवल पे लोग मिल भी नहीं पाते, और ना मिलते तो ना नेशनल लेवल प्रोग्राम कैसे चलाना है, मूवमेंट कैसे चलाना है, तो होता ही नहीं। तो अगर रेलवे नहीं होता, ठीक ना, तो हमारा नेशनल मूवमेंट ही नहीं होता। ठीक है। तो विदाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नो नेशनल कॉन्फ्रेंस वुड हैव बीन हेल्ड। क्लियर है। उसके बाद मॉडर्न प्रेस ने कैसे हेल्प किया हमारा। प्रेस ने क्या किया, पहले अगर मान लो आइडियाज पहुंचाना तो क्या भैया, लोगों को जाके मीटिंग करना पड़ता था, बताना पड़ता था। एक मीटिंग में कितना, 20 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, ठीक है। उधर से ब्रिटिश को पता चल गया तो ब्रिटिश आके उधर लठ बजा देगा फिर, ठीक है। तो सीक्रेट मीटिंग करना पड़ता है। लेकिन अब क्या हुआ, प्रेस आ गया तो सस्ते रेट पे क्या है, पेपर छापो, पैम्पलेट छापो और रात में जाके बांट दो सस्ते रेट पे। क्लियर है, सबका भला। तो प्रेस प्रमोटेड द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स ऑन अ मास स्केल विद इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक। With policy, British policies were blamed for deteriorating the economic condition of the people. लोगों के बीच में अवेयरनेस आया, पैम्पलेट छाप के देखो ये सब देखो को फेस करना पड़ा है, ब्रिटिश पॉलिसी का फेस करना पड़ा, इससे कि लोगों को समझ में आया भैया हमारा दुश्मन ब्रिटिश है। The need to use स्वदेशी good was also promoted through newspaper या modern press. नील दर्पण was written by दीनबंधु मित्रा in Bengali, which highlighted the condition of indigo peasant. ठीक है, वरना घर में जाके वो बंदा कितना बताता, ठीक ऐसा है, ठीक है, घर में जाके कितना बताता वो। ठीक है, तो घर में जाके कितना बताता, इसलिए क्या प्रेस ने क्या किया अल्टीमेटली, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जैसे कि मान लो कि आपको अपना बात पहुंचाना है लोगों तक, ठीक। तो आप बड़े लेवल पे आप मीटिंग कर नहीं सकते हो, बिकॉज पुलिस को पता चलेगा, आपकी लठ बजा देगा, ठीक है। आपको छोटा सा सीक्रेट मीटिंग करना पड़ेगा, एक मीटिंग में 10 से 20 लोग। तो 10 से 20 लोग लेके मान लो 1 लाख लोग रह रहे हैं आपके शहर के अंदर, 10 से 20 लोग आप मीटिंग करोगे तो मतलब 10 साल में मीटिंग पूरा नहीं होने पाया अवेयरनेस। लेकिन क्या हुआ कि प्रेस में आपने पैम्पलेट छाप दिया 1 लाख, ठीक है। 10 लोग को अपॉइंट किया भैया रात को जाना, ठीक है, ये सबके घर में एक पैम्पलेट डाल देना। तो क्या हुआ कि विद इन शॉर्ट टाइम में, 1 या 2 दिन के अंदर ही क्या हुआ, अब बहुत ही कम रेट के अंदर आपका, अब बहुत ही कम टाइम और कम कॉस्ट के ऊपर क्या हो रहा है कि आपका आइडिया जो है लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो भले ही प्रेस जो था ब्रिटिश ने अपने फायदा के लाया था, लेकिन अल्टीमेटली इसने, प्रेस ने भी हमारा हेल्प किया नेशनलिज्म को प्रमोट करने में, क्योंकि प्रेस ने बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम टाइम में मॉडर्न आइडियाज को या फिर जो नेशनलिस्टिक आइडियाज होता है उसको लोगों तक पहुंचाने में हेल्प किया, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ना कि ब्रिटिश ने रूल करने के लिए तीर छोड़ा, ठीक है, लेकिन वो तीर बाद में आके उन्हीं को लगा, ठीक है। तो हाँ, तो नील दर्पण was written by Deenbandhu Mitra in Bengali, which highlighted the condition of indigo peasants. Bankim Chand Chatterjee wrote historical novels highlighting the injustice of colonial rule. ठीक, his novel Anand Math released in 1882 contain his song Vande Mataram, जिसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, उन्होंने कोई सॉन्ग नहीं लिखा था, उन्होंने किताब लिखा था, किताब के अंदर पोएम लिखा था। Similar trend were also seen in the other regional and लोकल लिटरेचर। ऐसा ही मतलब बुक लिखना या फिर न्यूज़पेपर छापना लोकल लेवल पे भी हुआ था, अलग अलग रीजन में भी हुआ था, ठीक है। वर्नेकुलर जो आपका इंडियन लैंग्वेज के अंदर भी मतलब होना स्टार्ट हो गया, न्यूज़पेपर छपना। द न्यूज़पेपर एंड जनरल्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक। तो अब क्या हुआ, जब इतना पैम्पलेट छपेगा, न्यूज़पेपर छपेगा, लोगों का कंडीशन के बारे में पता चलाएगा, ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में लोगों को पता चलेगा, तो क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगा और लोगों का एक पब्लिक ओपिनियन आएगा ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। और वो लोग कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करेगा। तो द न्यूज पेपर एंड जनरल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट एंड अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज ऑफ द colonial एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। Some of the well-known newspaper, English language paper were Amrita Bazar Patrika, ठीक, Hindu Patriot were published from Calcutta, Hindu Prakash and Native Opinion from Bombay, and the Hindu from Madras. Who was the author of the Hindu? कल ही बताया था। हाँ, ठीक है। वो जेठालाल अय्यर तो नहीं ना? हाँ, ठीक है। ओ ये भी क्लास में है, पता ही नहीं चला कौन कौन है। पढ़ाने मजा आ रहा है इसीलिए खो गया मैं तो। अच्छा देखो, तो सब इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पब्लिश इन हिंदी। हिंदी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था? हिंदुस्तान पब्लिश हुआ, भारत मित्र पब्लिश हुआ, जगत मित्र पब्लिश हुआ। उसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज में से उर्दू में पब्लिश हुआ लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, ठीक है। मराठी में भी हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर तेलुगु में भी हुआ होगा, सब लैंग्वेज में हुआ, बंगाली में भी हुआ होगा। दे हैड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स
एक्सपोजिंग द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग वेलफेयर मेजर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को एक्सपोज किया लोगों के बीच में। विथ इट्स हेल्प द इंडियन नेशनलिस्ट ग्रुप वर एबल टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक ना। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं जो आइडियाज होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो उस न्यूज़पेपर के हिसाब से क्या हुआ कि लोगों के अंदर ये आइडियाज प्रमोट किया कि भैया देखो अगर आपका बीच से कोई चुन के जाएगा तो आपके हक के लिए आवाज उठाएगा, ठीक है। तो वहीं से आता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का केस। द प्रेस ऑल्सो बॉट द न्यूज ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल स्फीयर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी न्यूज के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसा वहां कर रहा है, वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, ठीक ना। तो वहां पे ब्रिटिश हार रहा है, तो अगर ब्रिटिश वहां पे हार सकता है तो यहाँ पे भी हार सकता है, ठीक। जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू उनको पता चला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि ब्रिटिश मतलब फ्रेंच जो है ब्रिटिश को हरा रहा है, ठीक ना, कुछ वॉर तक हरा रहा है। तो अब क्या हुआ कि जो एक मन में अंदर था इंडियंस के अंदर में कि भैया ब्रिटिश को हराना इम्पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं जो जो मतलब हराने का जो होता है कि ये मतलब विजयी है, ठीक ना। तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टूट गया, ठीक है, वो भ्रम टूट गया और उनको भी लगा कि ब्रिटिश को भी हराया जा सकता है। तो उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन आया, इंस्पिरेशन आया उनके अंदर में कि अगर ठीक से देखा जाए, अगर ठीक से प्लानिंग किया जाए तो हम भी ब्रिटिश रूल से आजादी पा सकते हैं, जैसा फ्रांस कर रहा है। द नेशनलिस्टिक इन इंडिया वे आर वेरी मच ईगर टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस, इसीलिए ऑल ओवर द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक ना, हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ प्रेस का लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन जो कि प्रेस को कर्व कर सकता था उसको लेके हमने बहुत ही हार्डली प्रोटेस्ट किया। इवन आज के टाइम में भी लोग उतना प्रोटेस्ट नहीं करते फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस को लेकर, इतना प्री मतलब ब्रिटिश के टाइम हम लोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसी फ्रीडम स्ट्रगल का हमारा रिजल्ट है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द फंडामेंटल राइट एंड इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज टोटल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान ही हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो प्रेस वाज आवर इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि ये कम टाइम में कम खर्चे में लोगों तक हमारी बातें पहुंचाता है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट था, इसलिए उसका नेगेटिव व्यू पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट भी प्रोपेगेंडा करके लोगों को बहला फुसला सकता है, जो कि आज जो भी हो। तो मतलब हिटलर ने वो काम किया था अपने टाइम में, ठीक है, ये सब चीज। अपने कंट्री का एग्जांपल यूज नहीं करना है भैया, जर्मनी का यूज करेंगे, हिटलर बोलेंगे, ठीक है। जिसने ठीक है, जिसने हिटलर ने वही काम किया था, प्रेस के थ्रू प्रोपेगेंडा फैला के, ठीक है, भ्रम में पौला है कि लाइक एग्जाम्पल हम भी आपके लिए अच्छे दिन लाएंगे, गोल्डन डेज लाएंगे जब जर्मनी एक सुपर पावर होता था, ठीक है। भले ही उसका इकोनॉमी डूब चुका था, लेकिन उसने सपना दिखाया था कि नहीं हम लाएंगे, उस चक्कर में फिर लोगों को एंगेज रखना है, इसलिए अब लोगों का नेसेसिटी कैसे बढ़ाया जाए। तो सिंपल सा बात है ना, अगर लोगों को आप डाइवर्जन नहीं दोगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं दोगे, तो लोगों को का ध्यान अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे जाएगा। लोग पूछेगा आपसे कि भैया आप तो बोल रहे थे आप गोल्डन डेज लाओगे, तो लेकिन यहाँ पर तो जॉब्स नहीं है, यहाँ पर तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हिटलर ने क्या बोला था, क्या किया, उसने ये बोला कि भैया नेशनल प्राउड के लिए हम लोग को जमीन गैदर करना है। उसने पोलैंड पर अटैक करके, देखो देखो हम पोलैंड पर अटैक कर रहे हैं अपने कंट्री का मतलब प्राउड फील करवाने के लिए, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि लोगों का डाइवर्जन आए, माइंड के अंदर डिस्ट्रक्शन आए और लोग गवर्नमेंट से सवाल ना करें, हिटलर से सवाल ना करें, ठीक है। तो हाँ, द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक। और क्या रीजन था हमारा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश रूल के थ्रू लोग भी देख ही रहते ना कि भैया मैं जितना कमा रहा हूँ उतना टैक्सेस में चले जा रहा है, मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है। तो द वर्स्ट फीचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल क्लासेस। British came to India as a trader and their primary motive was how to gain financial benefit, ठीक। उनका प्राइमरी मोटिव ये था, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन needed the import of raw materials from different foreign countries and to search extensive market for their goods outside। मतलब क्या ब्रिटिश इंडिया में एज ए ट्रेडर आया था, लेकिन विद द टाइम क्या हुआ कि उनके यहाँ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उनको अपने कंट्री के लिए चाहिए था रॉ मटेरियल, ठीक। और बाकी जो रॉ मटेरियल का यूज करके जो सामान बनेगा उसको बेचने के लिए एक मार्केट, ठीक। तो रॉ मटेरियल भी इंडिया से ले जाएगा और बाकी जो मार्केट है वो भी इंडिया में सामान ही बेचेगा। हुआ क्या इसके कारण, जो इंडियन लोगों को जो रॉ मटेरियल मिल रहा था वो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर, ठीक। उसके बाद क्या है, जब वो रॉ मटेरियल ब्रिटिश में जाएगा तो अब क्या ब्रिटिश का मैन्युफैक्चरिंग गुड जब बन के इंडिया में आएगा, तो सिंपल सा बात है यहाँ का लोग हाथ से बना रहा है, वहाँ का जो मशीन से बन के आएगा, ठीक है। और दूसरा तो वैसे कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो सस्ता पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा। और दूसरा बात ये कि वहां से जो सामान आ रहा है उस पर ब्रिटिश ने कोई टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन इंडिया वाले के ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो नॉर्मल क्या हुआ कि ब्रिटिश का गुड सस्ता पड़ गया और इंडिया वाले का गुड बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है जो महंगा होगा लोग उसको खरीदेगा नहीं,
जो सस्ता वाला उसको खरीदेगा। तो इंडिया वालों का क्या हुआ कि अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज वगैरह बंद होना स्टार्ट हो चुका, हमारा हो गया हमारा, ठीक है, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इकोनॉमिक उनका कंडीशन बिगड़ते चला गया, ठीक है। So the industrial revolution in British needed the import of raw materials from different foreign countries and to search extensive market for their goods outside. India provided both of them. तो इंडिया से हम लोग को दोनों मिला. The government maintained its civil service and military force at the cost of India. मतलब इंडिया से पैसा अर्न करके इंडिया के अंदर ही आर्मी उन्होंने मेंटेन किया, अपना पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन किया, इंडियन लोगों का यूज करके इंडिया पैसा यूज करते हैं. Attempts was made to destroy the indigenous Indian industries to expand the public demand for British Indian goods, जो हमने देखा ऑलरेडी, ठीक है, जिससे ब्रिटिश गुड का डिमांड बढ़ पाए. इवन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, उनको ब्रिटिश को पता था, ये मैं नहीं, ये आप क्लास 6, 7, 8 के बुक में भी देख सकते हो, ठीक है. मेनली क्या था, ब्रिटिश को पता था कि भैया इंडियन लोग जो है रिलीजन के नाम पर ये अंधभक्त है, ठीक है. उन्होंने क्या किया, अपना साड़ी बेचना हो उसको एग्जाम्पल, या फिर कोई कपड़ा बेचना हो, ठीक ना, तो उन्होंने उसके ऊपर स्टिकर चिपकाना स्टार्ट किया. गॉड का कैलेंडर बेचना हो तो उसके ऊपर भगवान का स्टिकर चिपकाना स्टार्ट किया, ठीक है, क्लियर. इवन जब लोग बोलते हैं ना मदर इंडिया, मतलब भारत माता कॉन्सेप्ट, तो ठीक है, तो ये भी भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, कि मतलब अपने कंट्री को एज अ फीमेल रिप्रेजेंट करना, ठीक, वो कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिससे कि उनका कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ पाए, ठीक. क्योंकि जो वर्ल्ड में पहला बार किसी कंट्री ने अपना जो लैंड को, अपना कंट्री को एज अ फीमेल में रिप्रेजेंट किया, तो किया था फ्रांस ने, ठीक है. आप अगर फ्रांस का देखो तो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है फ्रांस का, ठीक है, वो भी एक फीमेल ही है, ठीक है. तो अल्टीमेटली हम लोगों का जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने वहीं से अडॉप्ट किया या वहीं से इंस्पायर्ड हुए हम लोग, ठीक. तो स्टार्टिंग में क्या था, वो जो भारत माता का कॉन्सेप्ट हो आपका, ठीक है, चाहे वो सामान हो, चाहे माचिस हो, जो भी चीज हो सामान, तो उसके ऊपर गॉड्स का या फिर मतलब लोगों का जो फीलिंग्स होता है, नेशनलिज्म का फीलिंग्स हुआ, चाहे रिलीजन फीलिंग्स हुआ, उसका यूज करके, जिससे कि सिंपल सा बात है ना, क्या कोई अगर फैंसी सा नाम दे, ठीक है, तो लोग हिचकिचाएंगे. लेकिन अगर वही गणेश छाप अगरबत्ती आज के टाइम होता है ना, गणेश सत्तू एग्जाम्पल, ठीक है, भगवान के नाम पे हो गया, या फिर सरस्वती साइकिल हो गया, या फिर ये साइकिल हो गया, ये साइकिल, लोग उसको इजिली भगवान, क्योंकि भगवान का नाम वहां पर है, ठीक है, तो इजिली उसको लोग एक्सेप्टेशन ले सकते हैं, उसको ये समझ सकते हैं इंडियन एग्जाम्पल, ठीक है. ये सब चीज आज के टाइम में वही होता है, जैसे न्यूज पेपर देखो ना, तो नॉर्मल सा बात है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ले लो, वो लोग एग्जाम्पल आपको पूजा पाठ का यूज करता है, रिलीजन का यूज करता है, या नेशनलिज्म फीलिंग यूज करता है, लाइक एग्जाम्पल टाटा नमक देश का नमक, तो बाकी क्या पाकिस्तान से बन के आता है, बाकी नमक तक क्या, हीरो होंडा देश की धड़कन, तो बाकी क्या मतलब जो बाइक है वो क्या मतलब अफगानिस्तान से बन के आता है क्या. लेकिन वो कहे एड है, ठीक है, एड में कुछ भी चलता है, क्योंकि सामान बेचना मोटिव होता है अल्टीमेटली. तो ब्रिटिश ने भी वही काम किया था, मतलब हमको समझ के, यहाँ का सिस्टम को समझ के, मतलब हम ही का हमारा काटा था. अब क्या काटा था समझ जाओ, ठीक है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन वही है, अटेम्प्ट मेड टू डिस्ट्रॉय द इंडिजियस इंडियन इंडस्ट्रीज टू एक्सपेंड द पब्लिक डिमांड फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री गुड. ऐसे उन्होंने करके अपना जो डिमांड होता है ब्रिटिश गुड का एक्सपेंड किया. तो ये 6-7 के बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं कि मैं हवा में आप अपने मन से बता रहा हूँ. तो while heavy import duties were put on Indian goods, जो मैंने बताया, to restrict their entry into British market, there was free trade policy for raw material और British good in India. ठीक है, ब्रिटिश के अंदर अपने कंट्री में उन्होंने क्या बोला, टैक्सेस लगा दिया कि भैया इंडिया जो भी कुछ आएगा हम टैक्सेस लगाएंगे उसको, ठीक. इंडिया के ऊपर उन्होंने क्या किया कि भैया ब्रिटिश से जो भी चीज आएगा, ब्रिटिश जो भी चीज आएगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो मतलब क्या, यूनिलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर फ्री ट्रेड पॉलिसी लोग बोल सकते हैं, यूनिलैटरल ना कि बायलैटरल. बायलैटरल में दोनों साइड फ्री ट्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे एक साइड हो रहा है, इसलिए यूनिलैटरल. तो लीडर्स लाइक दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एनालाइज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया. तो इन सारे लीडर्स ने क्या किया कि बाद में हमारा इकोनॉमिक कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिया का, वो उसका स्टडी करके वो पब्लिश किया. तो बाद में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी होता है, बाद में दादाभाई नौरोजी ने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था, वो क्या था बाद में डिस्कस करेंगे. मेनली ये होता है, इनका ये कहना था, ये रहा ब्रिटिश कंट्री, ठीक है, ये रहा इंडिया. अब क्या हो रहा है कि इंडिया का पैसा जैसे एक नाले से बह के सामान जाता है ना पानी यहाँ से वहां, उसी तरह इंडिया का सारा पैसा ब्रिटिश जा रहा है. कैसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेड में अर्न कर रहा है पैसा, प्रॉफिट जा रहा है यहाँ पे, ठीक. उसके बाद जो यहाँ के लोग यहाँ के काम कर रहे हैं उसका सैलरी जा रहा है, ठीक है, पैसा, उसके बाद पेंशन यहाँ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद और भी जो चीजें है यहाँ वो जा रहा है. तो अल्टीमेटली क्या, इंडिया का सारा पैसा ब्रिटिश में जा रहा है. इसी को उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से पब्लिश किया था. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन टू सच अ हाई एक्सटेंट प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो इतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उनको पता चल गया कि भैया इसे ब्रिटिश के कारण हो रहा है. तो उनके अंदर भी आया कि भैया हमारा दुश्मन कॉमन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन टू सच अ हाई एक्सटेंट प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द पीपल एजिटेटेड अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है.
लोगों को जब समझ में आया कि भैया हमारा दुश्मन सब कॉमन है, तो लोगों ने भी एजिटेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मेरे को लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है आज क्लास में। ठीक है, तो आज तक रहने देते हैं।